गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 है ना। चैप्टर नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे, वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, इसे स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। और प्लीज़ कमेंट भी करके बताइएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन 4। ठीक है, लेसन 4 में क्या दिया है, वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, अब वस्तुओं के समूह हम कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए फर्स्ट हेडिंग दी है, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। देखिए हमारे चारों ओर में कौन कौन सी वस्तुएं पाई जाती है। हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता होती है। इससे पहले हमने लेसन 3 तक पढ़ा था कि जो हमारा भोजन है प्लस जो हमारे वस्त्र है ना, जो जिस राज्य से या जिस कल्चर से बिलोंग करता है उसके हिसाब से उसका भोजन और वस्त्र होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। ठीक है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं भी मिलेगी। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। आप देखते होंगे कि आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है, इसमें से कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुर्सियां हैं, बैलगाड़ी है, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर, ये सब आप अपने आसपास देखते हैं। ठीक है, इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, जो यहाँ जो वस्तुएं दी गई है वो क्या होता है, उनके रंग, आकृति और गुण, ये सब कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, कुर्सी का रंग अलग होगा। ठीक है, उसकी आकृति अलग होगी, उसके गुण अलग होंगे। बैलगाड़ी के वस्त्र, खिलौने, इन सब के गुण, जो रंग और जो आकृति होती है वो कैसी होती है, भिन्न होती है। ठीक है, अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। अपने चारों ओर देखने बोल रहा है और गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। ठीक है, हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबर की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, ये सभी वस्तुएं कैसी है, गोल है ना। अब देखिए, यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर ले तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुएं भी रखी जा सकती है। ठीक है, यदि हम इसमें गोल चीजें रखते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती है, सेब हो सकता है, ठीक है, संतरे आ सकते हैं, घड़ा आ सकता है। ठीक है, जो बेर होता है। ठीक है, जितनी भी गोल वस्तुएं हैं ये सब चीजें क्या आ सकती है, हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है। ठीक है, हम कैसी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं इसमें, जिसे हम खा सकते हैं। ठीक है, तब हम इस सूची में उन सभी मदों को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 की सारणी, देखिए कुछ सारणी के नाम दिए गए, में सूचीबद्ध किया था। ठीक है, अध्याय 1 की सारणी में हमने कुछ खाद्य पदार्थों के नाम लिखा था, है ना, तो उसमें से हम इसमें शामिल कर सकते हैं, बोल रहा है, सूची बना सकते हैं। जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित है। जिस समूह में हमने खाद्य सामग्री लिखा था उसमें क्या बोल रहा है कि जो गोल वस्तुओं की सूची अभी हमने बनाई है उसमें ये शामिल है। ठीक है, मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। यदि हमें क्या करना है, एक प्लास्टिक की वस्तुओं का समूह बनाना है तो उसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती है, बाल्टियां आ सकती है, लंच बॉक्स है, खिलौने हैं, जलपात्र है, पाइप है तथा इसी प्रकार की बहुत सी जो वस्तुएं हैं वो इस समूह में शामिल किया जा सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। ठीक है, वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत सारे ढंग हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक का अलग कर सकते हैं। ठीक है, रबर से बनी हुई चीजें, कांच से बनी हुई चीजें, स्टील से बनी हुई चीजें, है ना, तो कई प्रकार के समूह बनाकर हम उसमें वस्तुएं लिख सकते हैं। ठीक है, मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं, ये सब क्या कर सकते हैं, हम एक समूह बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें शामिल कर सकते हैं इन चीजों को। अब देखिए यहाँ पर कुछ खिलौने दिए गए हैं, है ना, कुछ वस्तुएं दी गई है, जैसे फोन है, सीडी है, डॉल है, टिफिन बॉक्स है ना, और क्या दिया है, ग्लास है, कॉपी है, हमारा लॉक है ना, हाथ का मोजा है। ये सारी चीजें क्या है, हमारे आसपास रहने वाली
वस्तुएं हैं, ठीक है। इसमें से कई कांच की है, कोई प्लास्टिक की है, कोई कपड़े से बना है, कुछ लोहे से बना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियां तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। अब एक जो सूची बना रहे हैं हमने, ये तो देखा ही, उसमें लिखा है कि ये किस समूह में आ सकती है या किस चीजों से बनी हुई है, लेकिन हम उनको उनकी आकृति के हिसाब से और पदार्थ के हिसाब से भी बांट सकते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है, ठीक है। यदि हमें कोई चीज बनानी है या कोई वस्तु है तो वो एक ही चीज से नहीं बल्कि और भी चीजों से बनती है। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। ये सभी साधन क्या है या ये सभी पदार्थ कौन कौन से हैं जिससे हम वस्तु बना सकते हैं? कांच है, धातुओं से बन सकता है, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख, मृदा, ये सब हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? आपको ठीक है, तो ये सारी चीजें दी गई है जिससे कि हम वस्तुएं बना सकते हैं, ठीक है। और भी ऐसी कोई चीजें है बोल रहा है जिससे कि हम कुछ वस्तुएं बना सकते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप 1 में क्या कह रहा है। क्रियाकलाप 1 में बोल रहा है, आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं, ठीक है। अब आपके चारों ओर जितनी भी चीजें आपको मिल जाए उन्हें क्या करना है, आपको इकट्ठा करना है। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे घर में वस्तुएं उपयोग में आती है उसे हम ला सकते हैं, तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं, ठीक है। हम कहाँ कहाँ से, घर से, विद्यालय से और विद्यालय के बाहर से भी हम ये सब चीजें एकत्र कर सकते हैं जो कि हमें आसपास दिखाई देती है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा। अब देखिए हमारा जो ये संग्रह है या जो हम ये सामान इकट्ठा करेंगे उसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती है, ठीक है। चौक हो सकता है, पेंसिल है, नोटबुक है, रबर है, डस्टर है, हथौड़ा है, कील, साबुन, पहिए का आरा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, हम अपने घर से प्लस हमारे स्कूल से और स्कूल के बाहर से ला सकते हैं, ठीक है। उसमें फिर कौन कौन सी चीजें और आएगी, बैट आएगा, माचिस का डिब्बा है ना, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, है ना। वस्तुओं की सूची भी बना सकते हैं जो चीजें हमारे आसपास नहीं है पर हमें बाहर, टीवी हो गया या फिर कहीं घूमने चले जाते तो वहां पर देख सकते हैं, ऐसी चीजें उनकी भी सूची हम बना सकते हैं, ठीक है। जिन्हें हम ला तो नहीं सकते, जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, बोला। जैसे कि कक्षा के कमरे में नहीं ला सकते, जो कि चीजें क्या कर सकते हैं हम कक्षा के कमरे में नहीं ला सकते। ऐसी कौन सी चीजें है, जैसे कि दीवार है ना, दीवार को हम कक्षा के कमरे में अंदर नहीं लेकर जा सकते। पेड़ हो गया जो बाहर दिखते हैं उन्हें भी हम कमरे में नहीं लेकर जा सकते। दरवाजे, ट्रैक्टर और क्या है, सड़कें, ये सब चीजें क्या है हम अपने कमरे में नहीं ले जा सकते। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। अब इनमें क्या करना है कि हमें उन वस्तुओं को अलग करना है जो कि कागज और लकड़ी से बनी हुई है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं। अब देखिए कागज से कौन कौन सी चीजें बन सकती है, आपकी नोटबुक बनती है ना, कुछ फ्रेम बनाना हो वो बन सकता है, ठीक है। ये सभी चीजें क्या है, आपको कागज से बनी हुई नाव हो गई, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कागज से बनी हुई होती है, ठीक है। तो इन सब चीजों को और लकड़ी से बनी हुई चीजों को, जैसे बैलगाड़ा हो गया, ठीक है। और कौन सी चीजें हैं जो लकड़ी से बनती है, आपके खिलौने हो गए। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं आप इनको अलग कर सकते हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं, बोल रहा है। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है, ठीक है। अब इनमें क्या है, एक समूह ऐसा बनाया है हमने जिसमें कि कागज और लकड़ी से बना है, तथा दूसरे समूह की वस्तु हम इन पदार्थों से नहीं बनी है। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं, ठीक है। कागज और लकड़ी का एक समूह बनेगा और ऐसी, और दूसरा समूह क्या काय का बनाना है, हमें पदार्थों से बना हुआ, ठीक है। जैसे कि खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को हमें अलग करना है। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं, ठीक है। अब हम और भी अच्छे से इसे बनाएंगे। एकत्र की गई सामग्री को क्या करना है, हमें सारणी 4.1 में सूची बनाई है और प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। अब जो सारणी दी गई है उसमें कुछ हमें वस्तुएं दी गई है जो कि
किसी चीज जिस पदार्थ से बनी हुई है तो हमें उसे पहचानना है। इतनी लंबी सारणी बनाना जिनमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हम इतनी बड़ी सूची बना सकते हैं जिसमें कि आसपास में जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, ठीक है, तो वो चीजें काय काय से बनी हुई है ये सब चीजें हम एकत्र कर सकते हैं और लिख सकते हैं और हमारी सूची बहुत बड़ी हो सकती है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। कुछ कुछ चीजें आपको ऐसी लगेगी जो आप ये बता नहीं सकते कि ये वस्तुएं काय से बनी है। तो ऐसे प्रकरणों में क्या करना है आपको, पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों की, शिक्षक की और अभिभावकों से विचार विमर्श करना है कि ये चीजें काय से बनी हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सारणी दी गई है 4.1 वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी है। अब देखिए कुछ वस्तुएं हैं और पदार्थ दिए गए हैं जिससे कि ये बना है। जैसे प्लेट हो गया, थाली हमारा, वो कैसे बना है, इस्पात, कांच, प्लास्टिक। ठीक है, ये कैसे बना हुआ है बोल रहा है, इस्पात से, कांच से, प्लास्टिक से। ठीक है, सेकंड चीज क्या बोल रहा है, पेन प्लास्टिक की और धातु की हो सकती है। ठीक है, अब आपको नीचे यहाँ पर भरना है कि आप और कौन कौन सी आसपास चीजें को देख रहे हैं और वे कैसे बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए क्रियाकलाप सेकंड में क्या बोल रहा है कि सारणी 2.4 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम ए में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में होने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है। अब क्या बोल रहा है कि एक सारणी दी गई है, इसमें आप अपनी तरफ से भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं बोल रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कि जो दैनिक उपयोग में आने वाली जो चीजें हैं उसके बारे में आप विचार कर सकते हैं जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, आप घर में जितनी भी वस्तुएं उपयोग में लाते हैं उन चीजों को यहाँ पर लिखना है और वो कैसे बनी है उसके बारे में भी विचार कीजिए। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है, हमने पहले वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा। ठीक है, इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं वो कैसी है, विभिन्न पदार्थों से बनी है। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि हमारे पास में जितनी भी सारी भी जो चीजें हैं हमारे आसपास, जो भी हम उपयोग में लाते हैं या आसपास जो भी चीजें मिलती है, तो इनको क्या किया हमने, एक सारणी में सारणी बनाई है और अलग अलग समूहों में इन्हें बांटा है कि वे कैसे बनी हुई है। उसके बाद में ठीक है, और ये भी जाना कि ये वस्तुएं किस पदार्थ से या अलग अलग प्रकार के पदार्थ से भी बनी हुई है। अब देखिए समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, अब एक ही चीजों से कैसी बहुत सारी चीजें बन सकती है। जैसे कि पदार्थ है लकड़ी, अब लकड़ी से कौन कौन सी चीजें बनती है, कुर्सी बनती है, मेज बनता है, हल बनता है, बैलगाड़ी बनती है और इसके पहिए, ये सब कैसे बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं। ठीक है, पदार्थ कौन क्या है, एक है ना, ये जो पदार्थ है वो एक ही है लेकिन इससे बनने वाली चीजें बहुत सारी है। ठीक है, अब सेकंड है कागज। अब कागज से कौन कौन सी चीजें बनी, पुस्तकें बनी, नोटबुक बना, समाचार पत्र है, खिलौने हैं और कैलेंडर। ये सब कैसे बन रहा है, कागज, है ना, पदार्थ एक है पर जो उपयोग होने वाली चीजें है या इससे बनने वाली चीजें बहुत सी है। ठीक है, अब चमड़ा से देखेंगे हम कौन कौन सी चीजें बनाते हैं। ठीक है, चमड़े से कौन कौन सी चीजें बनती है, आपकी जो चप्पल होती है, ठीक है, चप्पल बनती है चमड़े से, है ना, और भी बहुत सी चीजें जैसे बेल्ट हो गया, है ना, बेल्ट भी बनता है। और आपको देखना है कि कौन कौन सी चीजें हम बना सकते हैं। अब प्लास्टिक से कौन कौन सी चीजें बनती है बताइए, प्लास्टिक से बनता है आपका खिलौना, है ना, कई प्रकार के डिब्बे बनते हैं। ठीक है, और प्लास्टिक से क्या बनता है, डॉल बनती है, और भी चीजें आपको आप लिख सकते हैं। जैसे रुई से कौन कौन सी चीजें हम जो डॉल है वो रुई से बना सकते हैं। ठीक है, और रुई से कौन सी चीजें बनती है, रुई के उपयोग से हम क्या बना सकते हैं, गमले भी बनाते हैं।
है ना, गमलों में जो फूल लगाए जाते वो डेकोरेट की चीज़ें बना सकते हैं। और भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि मिट्टी से बनी हुई चीज़ें, है ना, मिट्टी से कौन कौन सी चीज़ें बनती है ना, मटके बनते हैं, है ना, खिलौने बनते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें जो मिट्टी से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लिखते जाना है और आगे इसकी सारणी को बड़ी करते जाना है। ठीक है, जो चीज़ें आप अपने डेली यूज में लाते हैं प्लस आसपास जो चीज़ें दिखती है आपको, तो इन सब चीज़ों को लिखना है कि ये कैसे बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला है। देखिए बोला है कि कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है। कई बार क्या होता है कि कोई वस्तु एक ही चीज से, एक ही पदार्थ से बनी होती है। तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है, और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो चीजें हो सकती है, एक तो एक वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी बन सकती है, या कोई वस्तु एक ही पदार्थ से भी बन सकती है। ठीक है, यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। अब हम इसे कैसे निश्चित कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं या जान सकते हैं कि इस वस्तु को हमें इस पदार्थ से ही बनानी चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ कुछ ही पदार्थों के बारे में जाना है, इसके आगे हमें और भी पदार्थों के बारे में जानना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या पढ़ेंगे हम, पदार्थों के गुण। ठीक है, अब पदार्थ में कौन कौन से गुण होते हैं ये भी देख लेते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता। अब देखिए जो ग्लास है, ठीक है, जिससे कि हम पानी पीते हैं, वो कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता। अध्याय 3 में कपड़ों के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए, और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव्यों को रखने के लिए करते हैं। ठीक है, जो गिलास का उपयोग है हम उसमें क्या क्या करते हैं, द्रव्य वाली चीजें रखते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है कि इसीलिए अब यदि हम कपड़ों का गिलास बनाए तो क्या हमारा यह कार्य काफी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा। यदि हम क्या करते हैं, कपड़े का गिलास बनाते हैं और उसमें हम कोई भी द्रव्य वाली चीज डालते हैं, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, ठीक है, ये सब चीजें डालेंगे तो कैसा होगा, वो सारा का सारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। ठीक है, अब जो कपड़ा है वो तो जल को रोकेगा नहीं, है ना, क्योंकि वो क्या होता है, रेशों से बना हुआ होता है ना, रेशों से धागा, और धागे से फिर क्या बनता है, पूरा कपड़ा बनता है। तो कपड़ा तो जो द्रव्य वाली चीजें है या जल है उसे तो रोक नहीं पाएगा। तो हमें क्या चाहिए, कांच, प्लास्टिक या क्या ऐसी चीजें चाहिए या ऐसी पदार्थ चाहिए जो कि जल को रोक सके। ठीक है, इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं होगा। यदि हम खाना बनाने के लिए कोई पात्र बना रहे हैं और वो कैसे बना रहे हैं, हम कागज से बना रहे हैं, ठीक है, तो ये भी कोई बुद्धिमानी वाला कार्य नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम उसे गैस पे रखेंगे वो जल जाएगा। ठीक है, अब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए। ठीक है, किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। यदि हम कोई चीज बना रहे हैं या कोई वस्तु बना रहे, तो वो काय पर डिपेंड करता है कि वो कि जो उसके पदार्थ का गुण है, और ये वो वस्तु को हम किस चीज के लिए उपयोग कर रहे हैं ना, तो डिपेंड उस पर करेगा। कि यदि कपड़ा है तो कपड़े का गुण क्या रहेगा। ठीक है, कपड़ा उसका गुण है तो उसमें उपयोग हम क्या करेंगे, कपड़े का उपयोग किस लिए किया जाता है, पहनने के लिए। ठीक है, यदि हम उसमें खाना बनाते तो ये उसका गुण है क्या, उसके उपयोग होने वाली चीज है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना दी गई है। अब देखिए कि पदार्थ के कौन कौन से गुण हैं, ठीक है, जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए दिखावट, है ना, फर्स्ट गुण क्या है इसका, दिखावट।
अब दिखावट से हम क्या जानेंगे, देखिए पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। जितनी भी चीजें हैं या जितने भी पदार्थ वो एक दूसरे से कैसे दिखाई देते हैं, भिन्न दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि लकड़ी और लोहा अलग अलग होता है, ठीक है। अब फिर क्या बोला है, लोहा तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है। जो लोहा है वो अलग दिखाई देगा, तांबा अलग दिखाई देगा और एल्यूमिनियम अलग दिखाई देता है, ठीक है। ये एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देते हैं। परंतु फिर भी लोहे तांबे तथा एल्यूमिनियम से में कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। जो लोहा तांबा और एल्यूमिनियम है इसमें कुछ तो समानता हो सकती है, परंतु लकड़ी में हो सकती है क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए क्रियाकलाप 3, विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की सीट और चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। अब हमें क्या करना है, गत्ता एकत्र करना है, तो लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम और सीट, चौक, ठीक है, इसके छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करने हैं। फिर क्या इसमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है। अब इसमें से देखना है कि हमें कोई चीज चमकीली दिखाई पड़ रही है क्या। अब चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए, ठीक है। अब जो चीजें हमको चमकीली दिखाई देगी हमें उसे अलग करना है। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को दो भागों में कांटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। अब जैसे कि हमने क्या किया, चाक के दो टुकड़े कर दिए, ठीक है, उसे बीच से कट कर दिया। तो अब उसके ताजे ताजे टुकड़ों को ध्यान से देखना है, ठीक है। आपने क्या पाया, क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे टुकड़े पृष्ठ चमकीले होते हैं। जैसे कि हम जैसे कि हमने क्या किया, चाक को काटा तो उसके पृष्ठ क्या चमकीले दिखाई देंगे आपको, नहीं। इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थ के समूह में सम्मिलित कीजिए। अब जैसे कि आपने क्या किया, जो कंचे होते हैं ना, उसे अगर हम दो पृष्ठों में काटेंगे तो क्या होगा, वो चमकीला दिखाई देगा। तो ऐसी कुछ एक्सपेरिमेंट करनी है आपको, दो भागों में काटने हैं कुछ चीजों को और उसका एक समूह बनाना है जो चीजें आपको चमकीली दिखाई देती है, ठीक है। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं। अब ऐसी दूसरी चीजें कौन कौन सी हो सकती है जिसमें कि आप चमक का अनुभव कर सकते हैं। जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए, ठीक है। अब ऐसा आप कक्षा में कितनी भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लास में आपके पास में जितनी भी चीजें हो तो उसमें क्या करना है कि उसे किसी भी तरीके से आपको काटना है और उसमें से चमकीली चीजें आपको छांटनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये धातुओं के टुकड़ों को उनकी धुति देखने के लिए काटना। अब देखिए कि इनमें कुछ चमक नजर आएगी, जैसे कि ये क्या है, एक लकड़ी का रूल है। अब इसमें हमने बीच से काट दिया तो इसमें चमकीला कुछ दिखाई देगा नहीं, ठीक है। तो क्या बोला है कि आप इसे कक्षा में कितनी भी चीजों के साथ कर सकते हैं। तथा विधुवान तथा विद्युतहीन पदार्थों की सूची बनाइए। अब हमें द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची भी बनाना है, ठीक है। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे द्युतिवान है अथवा नहीं, ठीक है। अब हमें उसे क्या करना होगा, रेतमल से रगड़ना पड़ेगा तो उससे पता चल जाएगा कि ये द्युतिवान है या नहीं। अब पदार्थ जिनमें एक प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः धातु होते हैं, ठीक है। जिस उसमें क्या होगा कि एक प्रकार की जो द्युति होगी तो वो क्या होंगे, धातु होगी, और जिसमें नहीं होगा तो वो क्या होंगे, अधातु होंगे। अब लोहा तांबा एल्यूमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण है। आपको पता है कि लोहा तांबा एल्यूमिनियम और सोना ये सभी क्या है, धातु है। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है, तो कुछ धातु है वो बहुत ही ज्यादा अपनी चमक को खो देती है और द्युतिहीन, ठीक है, निष्प्रभ दिखाई देने लगती है और वह कैसी हो जाती है, द्युतिहीन हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हम अगर किसी लोहे की जो रॉड है यदि वह कैसी है, नई है, ठीक है, तो वो कैसी दिखाई देगी आपको, द्युतिमान दिखाई देगी। परंतु यदि उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, उसे हम अच्छे से रेतमल से रगड़ेंगे तो भी वो कैसी होगी, द्युतिहीन होगी, वो अच्छी दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो अपनी चमक खो देती है, ठीक है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है, ठीक है। जैसे लोहे की रॉड होती है उस पर जो जंग है वो काय की वजह से होता है, वायु और नमी की वजह से होता है, ठीक है। एक दूसरे से क्रिया करके उसमें जंग पैदा करते हैं, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है।
जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें। ठीक है, जैसे कि आप किसी लोहार के यहाँ जाते हैं या वर्कशॉप में जा रहे हैं तो वहाँ का भ्रमण करते करते क्या देखना है आपको, धातु की छड़ों के ताजे पृष्ठों को ध्यान से देखने का प्रयास करना है। यह देखें कि इनमें द्युति है या अथवा नहीं। यदि वह नए है तो क्या होगा कि दिखाई देगी, परंतु यदि वह पुराने हो गए हैं, ठीक है, अगर वो पुराने हो गए तो उसमें आपको द्युति नजर आएगी क्या, चमक दिखाई देगी क्या, नहीं देगी। ठीक है, अब इसका दूसरा गुण देखते हैं, कौन सा है, कठोरता। देखिए, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित या दबाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे बॉल है तो बॉल को हम आसानी से दबा सकते हैं, या ठीक है, और ऐसी कोई चीजें, ठीक है, डॉल को आसानी से दबा सकते हैं, बॉल को दबा सकते हैं, ठीक है, कोई प्लास्टिक है उसे दबा सकते हैं, लेकिन कोई लोहे से बनी हुई चीज है तो हम उसे आसानी से दबा सकते हैं क्या, जो स्टील से बनी हुई चीजें होती है उसे हम आसानी से दबा सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। अब देखिए क्या बोला है कि हमें एक चाबी लेनी है और कुछ वस्तुएं, जैसे लकड़ी है, लकड़ी पे चाबी को घिसेंगे तो इससे खरोच हो जाएगी, एल्यूमिनियम पर भी। अब पत्थर का टुकड़ा, तो क्या है, ये सब चीजें आपको, पत्थर के टुकड़े पे यदि आप चाबी से घिसेंगे तो खरोंच बनेगी। कील, ठीक है, कील पर नहीं बनेगी, मोमबत्ती पर बनेगी, चौक पर बनेगी, और ऐसी कुछ चीजें और भी ले सकते हैं, उसे खरोचने का प्रयास कर सकते हैं। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, कुछ जो चीजें हैं उसे आसानी से आप खरोच सकते हैं, ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी होगी जिस पर हम खरोच नहीं सकते, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जिससे कि हम आसानी से दबाया खरोच सकते हैं, वे पदार्थ कैसे कहलाते हैं, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना या खरोचना या दबाना कठिन होता है वे कैसे कहलाएंगे, कठोर पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, रुई और स्पंज कैसा है, कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर है। ठीक है, दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता, रुंध, मतलब खुरदरा अथवा चिकना होना, ये सब क्या है, पदार्थ हमें उसके गुण है। ठीक है, ये हमें अलग अलग प्रकार के दिखाई दे सकते हैं। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं। अब ऐसी कुछ पदार्थों के बारे में सोचिए, बोल रहा है जो जिसका जो दिखावट है या पदार्थ की जो दिखावट है वो कैसी है, अलग है। ठीक है, अब देखिए विलेय तथा अविलेय, ये भी देख लेते हैं कि ये विलेय तथा अविलेय क्या होता है। ठीक है, अब विलेय का मतलब क्या है, ऐसे पदार्थ जो आसानी से घुल जाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो आसानी से नहीं घुल सकते वो क्या कहलाएंगे, अविलेय कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चॉक पाउडर, बालू तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। अब हमको क्या करना है, विलेय तथा अविलेय के बारे में जानना है, तो ऐसी चीजें जो कौन कौन सी चीजें घुल सकती है और कौन कौन सी चीजें नहीं घुल सकती, तो इसमें हमको क्या क्या लेना है, चीनी लेना है, शक्कर, नमक, चाक पाउडर, रेत लेनी है थोड़ी सी, और लकड़ी के बुरादे, इनको क्या करना है, हमें थोड़े थोड़े एकत्रित करना है। ठीक है, अब कांच के 5 गिलास लीजिए, 5 चीजों के लिए 5 गिलास लेंगे, प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। ठीक है, हमको क्या करना है कि उसमें कम से कम आधे से ज्यादा गिलास को भर देनी है, और पहले गिलास में कुछ पात्र में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक, तीसरे में क्या डालना है, चाक पाउडर, चौथे में रेत, और पांचवे में लकड़ी का बुरादा। ठीक है, इन सब चीजों को क्या करना है, डालना है, और प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोडित कीजिए। अब धीरे धीरे क्या करना है, हमें चम्मच की सहायता से उसे घुमाना है, ठीक है, या हिलाना है। ठीक है, अब उसे धीरे धीरे हिलाइए, कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। अब प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का
क्या होता है। अब जो जल में हमने कुछ चीजें मिलाई है उसमें क्या होगा, चीनी घुल जाएगी, नमक घुल जाएगा, ठीक है, चॉक पाउडर आधा घुल जाएगा, जिसमें जो क्या होता है कि जो पत्थर के कण होते थोड़े थोड़े वो कैसे होंगे, बैठ जाएगा नीचे। रेत घुलेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं, और लकड़ी का बुरादा भी नहीं घुलेगा, ठीक है। कई बार देखा होगा जैसे आपका पेट खराब हो जाता है या आपको अच्छा नहीं लगता है तो क्या करते हैं आप, नमक और शक्कर का घोल बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे घोल बनाते हैं, चम्मच से हिलाते हैं तो वो क्या होते हैं, दोनों के दोनों घुल जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, पहले इसने क्या डाला है, लुप्त होता है और क्या नहीं, यहाँ कुछ चीजें उसने ऐड की है, ठीक है। देखिए अब नीचे एक सारणी है जिसमें कि हमने जो चीजें अभी ली थी, ठीक है, तो कौन सा घुलेगा और कौन सा नहीं घुलेगा वो बताना है। अब देखिए यहाँ पर पदार्थ दिया है और जल में लुप्त हो जाता है, और कौन सी चीजें लुप्त नहीं होती, नमक है जो जल में पूर्णतः लुप्त हो जाएगी, और चीनी भी हो जाएगी, ठीक है, पूर्णतः लुप्त हो जाती है। जो बालू है, रेती, ये क्या होगा, नहीं होगा, है ना। चॉक पाउडर भी आधा घुलेगा और आधा नहीं घुलेगा, फिर भी ये घुल ही जाता है, ठीक है। फिर लकड़ी का जो बुरादा है वो भी नहीं घुलेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अथवा घुल गए, है ना, या विलीन हो गए हैं, और हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय है, ठीक है। जैसे कि इसका शीर्षक ही था विलय तथा विलय, तो ऐसी चीजें या ऐसी पदार्थ जो जल में आसानी से घुल सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, विलय कहलाएंगे। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। जैसे कि हमने रेत को हम घुमाते 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 उसमें मिलाने का प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या वो घुलेगी, क्या, बिल्कुल भी नहीं घुलेगी, तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, अविलय कहलाते हैं, ठीक है। चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसीलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। हमारे शरीर में भी इसकी एक भूमिका है, ठीक है, क्योंकि जो चीज, बहुत सारी चीजें जो हम खाते हैं तो उसे क्या करता है, हमारे बॉडी में मिलाने का काम करता है, ठीक है, विलय करने का काम करता है। क्या द्रव्य भी जल में विलीन हो जाते हैं, जो द्रव्य है वो भी जल में विलीन हो जाते हैं क्या, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो हो जाते हैं क्योंकि जो द्रव्य होता है वो कैसा होता है, गीला होता है ना, लिक्विड होता है, तो जल में विलय हो जाते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप 5। अब सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव्य के नमूने एकत्र करिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऑयली चीजें एकत्रित करनी है, ठीक है। अब कांच का एक गिलास लेना है और इसे आधा जल से भरिए। अब हम इसे क्या करेंगे, आधा जल से भर देंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, लिक्विड वाली चीजें ले रहे हैं, ठीक है, द्रव्य वाली चीजें। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव्य मिलाइए और भली भांति विलोडित कीजिए, मतलब इसे भली भांति क्या करना है, हमें अच्छे से मिलाना है, और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव्य जल के साथ मिश्रित हो जाता है। अब देखिए कि हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सी चीजें जल में मिश्रित हो गई। अब यहाँ कुछ द्रव्य जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं जबकि कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी है जो कि उसमें पूरा मिल जाएगा और कुछ चीजें ऐसी होगी जो कि नहीं मिलेगी। जैसे हमने कौन कौन सी चीजें ली है, सिरका, ठीक है, नींबू का रस है, नींबू का रस को जैसे ही आप पानी में मिलाओगे और घुमाओगे तो वो मिल जाएगा। सरसों का तेल अलग हो जाएगा, ये जो ऑयल, जो तेल वाली चीजें वो कैसी हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और कुछ चीजें होगी वो मिल जाएंगी, ठीक है। अब जितने अधिक अन्य द्रव्य आपको उपलब्ध हो सके इन सभी के साथ इस प्रयोग को आप दोहरा सकते हैं। अब कुछ द्रव्य जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं और कुछ अन्य द्रव्य जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। जैसे यदि हम क्या करते हैं, पानी में तेल मिला देंगे, ठीक है, तो क्या करेगा कि ये देखिए, ये क्या है, पूरा घुल गया है ना। और ये क्या है कि कुछ समय तक जैसे ही छोड़ेंगे तो ये पानी अलग हो जाता है और ये अपनी तेल अपना ऊपर परत बना लेता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ सारणी दिया गया है जिसमें द्रव्य और भली भांति मिश्रित होना होता है और कौन सी चीजें नहीं होती, ठीक है। अब जो सिरका है वो सिरका क्या है, भली भांति मिश्रित हो जाता है। अब नींबू का रस भी कैसा होगा,
वो भी मिश्रित हो जाएगा। ठीक है, सरसों का तेल अपनी परत बना लेगा, नारियल की तेल भी परत बनाएगी, और केरोसिन क्या होगा, वो भी अलग अपनी परत बना लेगी। उसमें मतलब अच्छे तरीके से वो मिक्स नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, कुछ गैसें जल में विलेय है जबकि अन्य नहीं है। ठीक है, कुछ गैसें क्या होती है, वो जल में विलय हो जाती है और कुछ नहीं होती। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको पता है कि जो जीव जंतु या पेड़ पौधे जो पानी पानी में होते हैं ना, जो जल में होते हैं, तो वो क्या है, वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और ऑक्सीजन लेंगे तो क्या, कैसी ऑक्सीजन लेंगे, फ्रेश नहीं लेते, बल्कि वो कैसे करते हैं, जल में विलीन वाली ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो कुछ गैसें जल में विलीन होती है और कुछ नहीं होती। अब देखिए, वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है। अब कौन सी ऐसी वस्तुएं जो जल में तैर सकती है और कौन सी डूब सकती है। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। जैसे कि जो जल में अविलेय है, जो घुलते नहीं है, तो वो जल से कैसे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम पानी में रेत डालेंगे तो रेत पूरी की पूरी कैसी होगी, नीचे बैठ जाएगी, है ना, तैरेगी क्या उसमें, नहीं। अब क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रव्यों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए, वे जल के पृष्ठ पर कैसे हो रहे हैं, आकर तैरने लगे हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें कुछ चीजें डाली हुई है, कुछ तैर रहे हैं और कुछ क्या है, नीचे बैठ गए। जैसे कॉइन है, या आप कंचा डाल दीजिए, चाबी डाल दीजिए, कील डाल दीजिए, तो ये क्या होगा, पानी में बैठ जाएगा। ठीक है, अब पत्ती है, ठीक है, यदि कुछ लकड़ी का टुकड़ा है, तो ये चीजें क्या होगी, आपकी ऊपर तैरने लगेगी। कागज हो गई, ये चीजें तैरती है और कुछ चीजें अंदर डूब जाती है। ठीक है, अब अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। ठीक है, कुछ तैर गए और कुछ कैसे हो गए, गिलास में बैठ गए। क्या यह सही नहीं है। हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, कुछ जल में तैरने लगते हैं तो कुछ डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदे जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है। अब जैसे ही पत्तियां तालाब में जाएगी पानी में, तो क्या होगा, वो तैरने लगेगी। कंकड़ पत्थर तो अंदर चले जाएंगे। ठीक है, जो शहद की बूंद है, जैसे ही आप पानी में मिलाओगे तो शहद की बूंद कैसी होगी, तैरने लगेगी। ठीक है, अब देखिए, बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें। अब बूझो को आपको ये 5-5 उदाहरण देने हैं। ठीक है, अब अन्य द्रव्य जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं, इसे देखने के लिए आप किसी प्रकार परीक्षण करिए। अब क्या करना है कि जल का तो देख लिए, लेकिन कुछ द्रव्य में भी ऐसी चीजें हो सकती है, बोल रहे हैं, जो द्रव्य और तेल में कि कुछ चीजें तैर भी सकती है और कुछ चीजें डूब भी सकती है। ठीक है, आपको ये करके देखना है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, अब देखेंगे हम पारदर्शिता। अब देखिए, आपके आपने लुका छुपी का खेल खेला ही होगा, गांव में तो सब लुका छुपी का खेल खेलते ही है बचपन में। ठीक है, उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे। अब आप ऐसी जगह छिपना चाहेंगे जहां से कि आपका साथी आपको देख नहीं पाता है ना। अब आप ऐसी जगह तो बिल्कुल भी नहीं छुपेंगे जहां से कि आप आर पार अच्छे तरीके से दिखाई दे सके। इससे क्या होगा कि आपका साथी आपको तो ऐसे ही ढूंढ लेगा, है ना, ताकि आप दूसरों को दिखाई न दे। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना, आपने ऐसे स्थानों को ही क्यों चुना। ठीक है, क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है। क्या बोल रहा है कि क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छुपने का प्रयास किया। यदि हम खिड़की के पीछे छुपेंगे तो क्या होगा, हमारा दोस्त हमें देख लेगा ना। स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा और आप फर्स्ट हो जाएंगे। अब उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, पारदर्शी। ऐसी वस्तुएं या ऐसी सामग्रियां जिसे आर आर पार देखा जा सकता है ना,
उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। अब कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। ठीक है, प्रायः दुकानदार बिस्किट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, ये चीजें क्या होती है? प्लास्टिक का जो चीज है वो पारदर्शी होता है ना, जो अंदर चीजें यदि हम कोई रखते हैं किसी डिब्बे में तो वो हमें बाहर से ही दिखाई दे देता है और फिर क्या होता है, हम उसे लेने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक दुकान में दिखा है ना, ताकि खरीदार उन चीजों को आसानी से देख सके कि इनके पास क्या क्या है। जैसे देखिए यहाँ प्लास्टिक के सारे डिब्बे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें रखी है। ठीक है, इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी है जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। अब ऐसी कुछ चीजें भी है जिनसे कि आप नहीं जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, अब यदि आप लकड़ी के दरवाजे के पीछे छुप गए हैं तो क्या आप देख सकते हैं कि आर पार? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लकड़ी क्या है? अपारदर्शी है। ठीक है, आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा हुआ है, क्योंकि हमें जो उसके अंदर का भाग है वो दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि वो पारदर्शी नहीं है। अब लकड़ी, गत्ता तथा धातु ये अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लेते हैं हम। क्या कौन कौन सी चीजें? लकड़ी, गत्ता तथा जो कुछ धातुएं हैं ये कैसी अपारदर्शी है। ठीक है, इसके आर पार की चीजें हम नहीं देख सकते। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? अब आपको कुछ चीजें लेना है, ठीक है, और उसमें से आपको पारदर्शी और अपारदर्शी को छांटना है। अब क्रियाकलाप 6, कागज की एक सीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। अब एक कागज की सीट लेना है और हमें एक बल्ब को ध्यान से देखना है। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब उस संदर्भ में क्या करना है? आपको एक प्रेक्षण को नोट करते जाना है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब कागज की सीट के बीच में 2 से 3 बूंद खाने का तेल या क्या करना है आपको? मक्खन डालकर इसे फैलाना है। ठीक है, एक कागज की सीट लेना है, बल्ब को रखना है और क्या करना है आपको? खाने का तेल की 2-3 बूंद, ठीक है, या मक्खन। ठीक है, आपको क्या करना है? इसमें मक्खन को डालकर फैलाना है। अब कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। ठीक है, अब आप क्या देखते हैं? जैसे कि हम कागज ऐसा रखेंगे और बल्ब को रखेंगे तो क्या आपको बल्ब दिखाई देगा? बिल्कुल भी नहीं। यदि हम तेल की बूंद को फैलाते हैं, ठीक है, तो धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा है? जैसे कागज से देखेंगे तो उतने अच्छे से स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, या कुछ कागज थोड़े मोटे होते हैं तो उससे तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही हम उसमें तेल की बूंद को फैलाएंगे, मक्खन डालकर फैलाएंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट दिखाई देता है। परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ठीक है, अब ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, वे क्या कहलाते हैं? पारभासी कहलाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट तरीके से नहीं देख सकते, वे चीजें पारभासी कहलाती है। ठीक है, अब कागज पर लगे इस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थ के का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। अब ऐसी कौन सी चीजें थी जिसे हमने वसा के रूप में वसा का परीक्षण करने के लिए किया था? वह भी पारभासी ही था। ठीक है, क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? ठीक है, हमें ऐसी चीजों के बारे में सोचना है जो कि कैसी हो सकती है? पारभासी हो सकती है। ठीक है, क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। अब आपको एक क्या करना है? सारणी बनानी है जिसमें कि अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी वस्तुओं को लिखना है। ठीक है, अब पहेली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। अब क्या होता है कि जो पहेली है वो क्या करती है? अंधेरे में जाती है, टॉर्च ऑन करती है और उसके ऊपर क्या करती है? अपने हाथ को ऐसा
रख देती है। कई बार हम भी ऐसा करते हैं, ठीक है। अब टॉर्च का जो स्विच है उसे ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। जैसे ही हम टॉर्च के ऊपर अपनी हथेली रखेंगे और देखेंगे तो हमें क्या होता है कि ऐसा रेड रेड सा दिखाई देता है। आपने ये एक्सपेरिमेंट कई बार किया होगा, ठीक है। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली पारदर्शी है अथवा पारभासी है, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपकी हथेली के आजू बाजू आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, या उतने स्पष्ट तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है ये देखना है हमें, ठीक है। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है। यदि हम अपने हथेली से किसी भी चीज को छुपा देंगे तो क्या उसके इसका दिखाई देगा, तो हमारी हथेली कैसी होगी, अपारदर्शी, ठीक है। अब पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है हर किसी पदार्थ की, ठीक है, तथा इसके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। अब यह जल अथवा किसी और द्रव्य में भी मिश्रित होने के या मिलने के इसके अलग अलग ढंग हो सकते हैं। कुछ चीजें जल्दी मिक्स हो जाती है, कुछ थोड़े लेट से होती है, और कुछ बहुत ही ज्यादा टाइम लगती है, ठीक है। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो जल में तैर भी सकती है और डूब भी सकती है, अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकती है, ठीक है। हमने इसमें क्या क्या जाना, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। अब पदार्थों का समूहन कर उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। अब जो पदार्थों का समूहन है या पदार्थों को जैसे हमें अलग अलग छांटना है तो उनके गुणों के हिसाब से और उनसे भी उन्हें अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। अब हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पदार्थों को हमने समूह में क्यों रखा, ठीक है, ताकि उनमें हम क्या कर सके, अंतर देख सकें। अब दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। अब दैनिक जीवन में हम पदार्थों का जो उपयोग है या समूहन कैसे करते हैं, अपनी सुविधा के लिए करते हैं। अब घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो, ठीक है। जैसे कि हमें अपना किचन जमाना है तो एक समान दिखने वाली जो चीजें होती है, एक समान दिखने वाले जो डिब्बे होते हैं ना, नॉर्मली क्या होता है कि सबसे पहले हम बड़े डिब्बों को जमाते हैं, फिर उससे छोटे डिब्बों को जमाते हैं, फिर उससे छोटे डिब्बों को जमाते हैं, ताकि हमें देखने में और दिखने में भी अच्छा हो और हमारी सुविधा हो सके, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। और इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, ठीक है, और सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का जो भंडारण है वो किसी अन्य स्थान पर करता है, ठीक है। यदि क्या होगा कि हम वहीं पर अनाज, वहीं पर बिस्किट, वहीं पर साबुन, वहीं पर शैम्पू, वहीं पर तेल, जितनी भी चीजें हैं हम इकट्ठा करके ऐसा ढेर लगा के कर दे या इस बीच में रख दे तो क्या होगा कि कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि साबुन का एक अलग बॉक्स बना दिया जाता है, तेल का अलग बॉक्स बना दिया जाता है, बिस्किट का अलग बॉक्स बना दिया जाता है। जो खाद्य वाली सामग्री होती है, अनाज, दाल, इनका भंडारण अलग करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी होता है। तो कौन सा है, पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना असुविधाजनक बन जाता है, ठीक है। यदि क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि इनके गुणों की जांच करने के लिए भी या इनका गुणों का पता लगाने के लिए भी इन्हें अलग अलग तरीके से हम रखते हैं, ठीक है। यदि हम इसे मिक्स कर देंगे तो इनका जो पैटर्न है उसका अवलोकन करना हमारे लिए सुविधाजनक भी हो जाता है, ठीक है। अब इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। अब इसके बारे में क्या है, इसके बारे में और भी जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे पढ़ना पड़ेगा, और आगे के अध्याय में हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो यहीं पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी बहुत ही अच्छे तरीके से। ये सब चीज़ें क्या है, हमारे डेली रूटीन की चीज़ें है ना, ये चीज़ें हम देखते जरूर हैं पर क्या होता है कि इसे हम उतने अच्छी तरीके से ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम किताबों के मदद से ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।